हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेंटर ऑफ मेनल थेरेपी। जैसे कि हमने जो शोल्डर की जो इंजरीज हैं उनके ऊपर फोकस करा हमने फ्रोजन शोल्डर के बाद एक्यूट बर्साइटिस। अब हम मूव करते हैं एसी जॉइंट, जो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट की जो इंजरीज हैं वो ये भी अगेन थोड़ी बहुत रेयर ही हैं लेकिन होती हैं बिल्कुल। तो ये जो डायग्राम आपको जो पिक्चर दिख रही है, एंड दिस इज द क्लेविकल एंड दिस इज द कोरेकॉइड, दिस इज द कोरेकोक्लेविकल एंड दिस इज द एक्रोमियोक्लेविकल। हमने इसके ऊपर फोकस करना है। एंड दिस रेडिश, ये जो आपको रेड रेड स्ट्रक्चर दिख रही है ये उनकी कह लें कि उनको अफेक्शन जो मतलब ये डैमेज के बाद, वैसे ये नॉर्मली नहीं होती लेकिन डैमेज के बाद की शो कर रही हैं। तो हम इसके ऊपर ही फोकस करते हैं। ये जो दिख रहा है जो एसी ऑस्टियोआर्थराइटिस कंडीशन कहलाती है। वेल, हम आगे की तरफ मूव करते हैं कि इसमें क्या क्या अफेक्ट होता है, क्या इसकी मैकेनिज्म ऑफ इंजरी है, हमारे पास उनकी क्या फाइंडिंग्स होंगी पेशेंट की। तो एसी जॉइंट की अगर हम बात करें तो एसी स्ट्रेन, स्ट्रेन और स्ट्रेन में मैं एक चीज़ बताता चलूँ। स्ट्रेन वर्ड जो है वो यूज़ होता है टेंडन के लिए, तो स्ट्रेन में टी आता है, टी फॉर टेंडन। तो जहाँ पे भी स्ट्रेन वर्ड हो मतलब किसी मसल या टेंडन की बात होती है, डेफिनेटली टेंडन मसल का ही होगा। और जो स्प्रेन है वो लिगामेंट के लिए यूज होता है। ठीक है, तो स्प्रेन स्ट्रेन का फर्क है। तो यहाँ पे एसी जॉइंट स्प्रेन है तो लिगामेंट की बात हो रही है, तो वहाँ पे जो लिगामेंट्स है एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट के उनकी बात हो रही है। तो अगर उनके ऊपर डायरेक्ट ट्रामा होता है तो वो एसी जॉइंट इंजरी कॉज कर सकते हैं। और एसी जॉइंट आर्थराइटिस मतलब वो तो कह लें कि आर्थराइटिस जिस तरह हमने पीछे देखा एसी ओए था, तो वो जो भी कंडीशन हो तो वो रिपीटेटिव स्ट्रेस की वजह से या कोई इंटरनल बोनी इश्यूज की वजह से भी जो वो जनरेट, बहरहाल तो ये उनका कह लें कि कॉमन कंडीशन थी जो कि हमें मिलती है। अब उनके मैकेनिज्म ऑफ इंजरी की अगर हम देखें तो डाउनवर्ड फोर्स ऑन द पॉइंट ऑफ शोल्डर विद आर्म एडक्टेड। जब हम आर्म को एडक्ट करते हैं और उसके बाद भी ऊपर से उसको अगर डाउनवर्ड बिलो आए, डाउनवर्ड ट्रॉमा लगे, डाउनवर्ड फोर्स हो और वो कंटिन्यूस हो, अगर लो वेलोसिटी है तो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर डायरेक्ट बिलो होता है लेकिन डाउनवर्ड कीप इन माइंड और शोल्डर जो आपका एडक्टेड हो तो वो एसी के ऊपर डायरेक्टली वेट देता है। ठीक है, लेट सपोज अगर आपके बाजू बिल्कुल ट्रंक से रिलेटेड हैं, ट्रंक से जो मिले हुए हैं, तो यही इसकी एडक्शन है। और उसके ऊपर फौरी तौर पे अगर शोल्डर में ऊपर से, क्योंकि इस पोजीशन में आपका एसी जॉइंट जो वो कह लें कि मोर प्रोमिनेंट होता है, तो जैसे ही इसके ऊपर अगर कोई फोर्स लगे, डायरेक्ट ट्रॉमा लगे, ब्लो लगे या कोई वजन जो वो गिर जाए तो वो इंजरी कॉज कर सकता है। तो बिलो टू द एक्रोमियल प्रोसेस विच ड्राइव द स्केपुला इंफीरियरली, इससे क्या होगा, इंफीरियर स्केपुला जो है इंफीरियरली एंड डिप्रेस हो जाएगी। और या स्ट्रेचिंग ऑफ एसी लिगामेंट ड्यू टू द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फोर्स अप्लाइड टू द जॉइंट, या कि पुल करना डायरेक्टली एसी लिगामेंट्स को जो है वो पुल, तो वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों। तो दीज वर द मैकेनिज्म ऑफ इंजरी जो कि पॉसिबल कॉज करा सकते हैं। अब हम आ जाते हैं उनकी जो स्प्रेन है, जो उनके लिगामेंटस का जो टीयर है एसी का, उन पे यहाँ पे अगर पिक्चर आप शो पिक्चर में जो आपको दिख रहा है तो ये डायरेक्ट जो एरो है ये बिलो को इंडिकेट करता है कि डायरेक्ट अगर वहाँ पे जो है वो ट्रामा। तो इनकी ग्रेडिंग है 1 से लेके जो है 6 तक। तो हम थोड़ा थोड़ा सा हम देखते हैं। ग्रेड 1 में क्या होता है कि आपका पार्शियल डैमेज हो जाएगा एसी, लेकिन लेक्सिटी अभी तक कायम होगी। नेगेटिव लेक्सिटी स्पेशली पॉइंट टेंडनेस, थोड़ी बहुत पॉइंट होगी लेकिन इतना वो मतलब डिस्प्लेस लेक्सिटी और सबलक्सेशन और डिसलोकेशन का मैं फ़र्क बता चुका हूँ कि पार्शियल डिसलोकेशन को सबलक्सेशन कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे अभी ग्रेड 1 में वो चीज़ नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत टेंडरनेस है। ग्रेड 2 में क्या होगा कि जो एसी है वो रप्चर हो जाएगा, लेकिन जो सीसी है वो पार्शियल रप्चर। व्हाट इज द सीसी? इज द कोरेकोक्लेविकुलर जो है लिगामेंट, और यहाँ पे जो लेक्सिटी है आपकी वो स्लाइटली सबलक्सेशन स्लाइट होगी थोड़ी बहुत। ठीक है, ग्रेड 3 में क्या होगा कि एसी तो कंप्लीट हो जाएगा और सीसी भी डिसलोकेशन आपका हो जाएगा। ठीक है, और डिसलोकेट अगर डिसलोकेशन होता है डिस्टली तो आपका क्लेविकल और एक्रोमियन के ऊपर। बहरहाल जैसे कि आपको पिक्चर यहाँ पे, अब यहाँ पे ये कंप्लीट डिसलोकेट हो चुका है, और जो 4-5 है वहाँ पे एसी के साथ साथ सीसी भी चला गया आपका, और डेल्टोइड टीयर भी हो जाता है क्योंकि वहाँ पे भी डेल्टोइड की लिगामेंट एसी के ऊपर जो मसल है वो डेल्टोइड है, और प्लस में ट्रेपीजियस के भी जो कह लें कि यहाँ पे फेशा मेंशन है लेकिन ट्रेपीजियस भी मसल यहाँ पे अटैच होता है। तो इस तरह करके जो ट्रेपीजियस की फेशा है वो भी अफेक्टेड हो जाती है, और तो वो 4-5 और इकट्ठा करके तीनों ग्रेड जो है वो एक साथ हैं। इनकी जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स है जो कि हमें पेशेंट में जो है वो मिलेगी या पेशेंट जो हमें बताएगा, तो पेन तो डेफिनेटली होनी है, वो अकॉर्डिंग टू द ग्रेड है। लॉस ऑफ फंक्शन बिल्कुल होगा, और टेंडरनेस होगी स्पेशली ओवर द एसी जॉइंट, स्पेशली व्हेन द आर्म इज एडक्टेड एंड द लेटरल क्लेविकल, क्योंकि क्लेविकल का लेटरल पार्ट ही एक्रोमियोक्लेविकुलर और कोरेकोक्लेविकुलर जॉइंट बनाता है, मीडियली तो वो स्टेनोक्लेविकुलर बनाता है। स्वेलिंग होगी डायरेक्टली ओवर द एसी जे एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। स्टेप डिफॉर्मिटी के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, लेकिन उसमें होता क्या है, स्टेप डिफॉर्मिटी में ग्रेड 3 लियन हो जाता है, और वो क्लियरली अगर एक आप पेशेंट की जो है क्लॉथिंग ऑफ करा दें तो आपको वो क्लियरली स्टेप डिफॉर्मिटी देखते हैं। उसके लिए एक स्पेशल टेस्ट भी होती है, बहरहाल उसको हम कभी और डिस्कस करेंगे। हेमरेज
वहाँ पे थोड़ी बहुत ब्लीडिंग भी हो सकती है और इन्फ्लेमेशन तो होनी होनी है, क्योंकि वहाँ पे जैसे ही कोई टीयर होता है तो इन्फ्लेमेटरी सेल्स आके वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। अब हम मैनेजमेंट की तरफ मूव करेंगे। जो 1 और 2 का है उसके लिए बेस्ट ऑप्शन फिजियोथेरेपी, और उसी में ही प्राइस मेथड ही है। प्राइस मेथड हमने अमूमन होम के लिए रिकमेंड करा होता है, और फिजियोथेरेपी उसमें जो भी अगेन फॉर पेन, क्योंकि वहाँ पे कंप्लीट डिसलोकेशन अभी तक नहीं हुई। लेकिन ग्रेड 3 में क्या होता है कि आपने डिसलोकेशन हो चुकी होती है और सीसी जो है आपका डैमेज की तरफ चला गया होता है, तो उसमें ऑपरेटिव और नॉन ऑपरेटिव दोनों ऑप्शन पॉसिबल है। ठीक है, इधर आप चाहो तो सर्जरी की तरफ जाके वो जो बिल्कुल रप्चर हो गया इसी उसको बिल्कुल रिमूव करा सकते हो। और ग्रेड 4, 5 और 6 में तो हमारा रोल ही नहीं होता फिजियोथेरेपी का, उसमें कंप्लीटली सर्जरी ही पॉसिबल। अब इस मैनेजमेंट के बाद प्राइस मेथड एक्यूट में या जितने भी ग्रेडिंग के फिजियोथेरेपी में जो हमारा जो पार्ट आएगा, अगेन कीप इन माइंड ये जो पार्ट है 1 और 2 के लिए स्पेशली और 3 के लिए सम हो, अदरवाइज 4 to 6 कंप्लीटली दे आर उनके लिए तो अल्टीमेटली ऑप्शन जो है ऑपरेटिव ही बचता है। तो इनमें जो जॉइंट की मोबिलाइजेशन टेक्निक स्पेशली जिसमें आपकी एक्टिविटीज़ हैं, और इसमें अगर आपने पेन और रेंज को मेंटेन करना है तो मेटलैंड की ग्रेड 1 और 2 की मोबिलाइजेशन, इसके ऊपर मैं अलग से जो वीडियो बनाऊंगा। और फंक्शनल एक्सरसाइजेस की तरफ मतलब कि उनको फंक्शनली आप उनको एक्टिव करना होता है, क्योंकि वो यही चाह रहा होता है कि मैंने वापस अपनी जो एडीएल एक्टिविटीज़ है उनकी तरफ, तो इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज़ आप डेली लिविंग की तरफ आपने जाना होता है। तो फंक्शनल एक्टिविटीज टास्क लाइक फैस्टनिंग द बटनिंग द शर्ट इस तरह करके, या ओवरहेड एक्टिविटीज करना, ये वही डिमांड करेगा पेशेंट, तो आपने उनकी तरफ फंक्शनल मतलब अगेन मूविंग टूवर्ड द ऑक्यूपेशनल थेरेपी। और स्केपुलर स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज बहुत ही नीडेड है, बहुत ही मस्ट इस सेंस में, क्योंकि स्केपुला का बहुत ही मेजर रोल है इन केस ऑफ शोल्डर। आपकी जितनी भी ओवरहेड एक्टिविटीज होती हैं उसमें स्केपुला की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो आपने स्केपुलर स्टेबलाइजेशन जो है मस्ट गाइड करनी है। तो थैंक यू सो मच, दिस वॉज ऑल अबाउट द AC इंजरीज। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, दिस वाज ऑल अबाउट द ये हमने शोल्डर की जितनी भी इंजरीज जो है वो उनके ऊपर ये सेशन स्टार्ट करा हुआ। तो दिस वाज ऑल अबाउट द AC इंजरीज, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट इंजरीज। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वीडियो के एंड में जो आप कमेंट कर सकते हो, एंड कीप वॉचिंग सेंटर ऑफ मेंटल थेरेपी। थैंक यू सो मच।